सर वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप एंड थैंक यू सो मच कि आप ना इतने कम टाइम में हमारे साथ जुड़ पाए क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं, कुछ ऐसे केसेस हो गए हैं कि हमें लगता है कि इस बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो जी, सबसे पहले जो मैं पूछना चाहूँगी वो आपसे पूछना चाहूँगी मालेगाँव के बारे में जो कि महाराष्ट्र का एक विलेज है जहाँ पे देश भर में अब प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ पे एक बहुत ही एक घिनौना क्राइम हुआ है जिसे हम कह सकते हैं। तो जो अक्यूज़्ड है उसको किस तरीके से सज़ा दिलवाई जाए यानी किस चार्जेस में उसे हम सज़ा दिलवा सकते हैं और अगर हम उसे डेथ पेनल्टी भी दिलानी है हमें क्योंकि डेथ पेनल्टी बनती है। तो अगर हम उसे डेथ पेनल्टी दिलाना चाहते हैं तो वो हम कैसे दिला सकते हैं? हमें कोर्ट को क्या प्रूव करना होगा डेथ पेनल्टी के लिए? देखिए मालेगांव का केस जो है वो बेसिकली बेहद शर्मसार करने वाला है हम सब के लिए एज अ लीगल प्रोफेशनल और एज अ ह्यूमन बेहद दुखद है समझ पाना सुन पाना कि इस तरीके की सिचुएशंस हमारी कंट्री में अराइज हो रही है। लेकिन डेथ पेनल्टी जो है कोर्ट इमोशंस पे आकर नहीं देगी। पब्लिक प्रोटेस्ट पे उतर आए, मीडिया ट्रायल होने लगे और कोर्ट उनके प्रेशर में आके किसी प्रकार का डिसीजन देने लगे तो ये संभव नहीं है। कोर्ट को ओके, कभी भी किसी व्यक्ति को अगर डेथ पेनल्टी देनी है, मौत की सजा देनी है तो बेहद आसान नहीं इंडियन लीगल सिस्टम में। अगर कोर्ट ने किसी को पनिशमेंट देनी है, मौत की सजा देनी है तो उसके 3 ग्राउंड्स कोर्ट डिसाइड करती है। 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तभी मौत की सजा मिलने वाली। पहली कंडीशन कि वो व्यक्ति नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो। ओके। उसके अंदर सुधार अगर हम कहें कि वैसे इस तरीके के कृत्य करने वाले व्यक्ति सुधरते नहीं हैं। हम जी, सब चाहते हैं कि उसमें उनको फांसी हो। लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर सुधार की ज़रा-सी भी संभावना है, तो उसको फांसी ना दे करके आजीवन कारावास दिया जा सकता है। जी, पहली कंडीशन जैसे मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो, तो समाज के अगेंस्ट इस तरीके का क्राइम है तो डेफिनिटली वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। क्योंकि इस जी, तरीके का कृत्य अगर जो भी किया गया दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट द होल सोसाइटी एंड द नेशन। बिल्कुल। लेकिन ये हम कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं और ये पब्लिक सेंटिमेंट्स कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर जो है वो अलग तरीके से है। वो एक्यूज्ड को भी राइट देता है, कंप्लेनेंट को भी राइट देता है और विक्टिम को भी राइट देता है। तो पहली कंडीशन कि जो क्राइम का जो है इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ऑफेंस क्या है, कोर्ट उसको देखेगी। दूसरी कंडीशन की रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अगर होगा, जैसे बचन सिंह वाला जो जजमेंट था, बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जी, मैटर में कोर्ट ने कहा था कि डेथ पेनल्टी उसी कंडीशन में दी जाएगी जब वो कृत्य किसी व्यक्ति के द्वारा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कंडीशन में आएगा। अब जैसे अगर ओके, मैं निर्भया वाले केस की बात कर लूं, मेरे हिसाब से वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। लेकिन बिल्कुल। कितना कितना ज्यादा उसमें टाइम लग गया, टाइम जी, टेकिंग प्रोसीजर हो गया, कितने साल लग गए। हम लोग छोटे छोटे थे तब का केस है और अब जाके उन लोगों को फांसी हो रखी हुई है। बिल्कुल। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन में सुधार की कोई संभावना ना हो और वो रिपीटेड बेसिस पर वो ऑफेंस करता रहेगा, जहां पर जो यही देखा जाता है कि एक्यूज्ड में 0% पॉसिबिलिटी कि वो सुधरेगा, तभी उसको मौत की सजा दी जाएगी। वरना पब्लिक के इमोशंस पर, हमारे आपके इमोशंस पर एज अ ह्यूमन हम सब डिस्टर्ब होते हैं। इस तरीके का कंडक्ट अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमारे आपके इमोशंस पर कोर्ट किसी कीमत पे काम नहीं करेगी। और फांसी की सजा बहुत दूर की बात है, उम्र कैद ही होगी। इसमें इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान रखिएगा। बट सर ये काफ़ी हीनियस क्राइम है, तो हम आपको नहीं लगता कि इस केस में कोर्ट को मतलब हम हमेशा सिर्फ़ ग्राउंड्स के ऊपर चलते हैं, एक लॉ में जो लिखा हुआ है हम सिर्फ़ उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन भी तो लॉ मैटर करता है ना कि इतना हीनियस क्राइम कोई कैसे कर सकता है? वो एक साढ़े 3 साल की बच्ची थी जिसके साथ ये किया गया है। तो कोर्ट को इस बारे में भी तो सोचना चाहिए कि कुछ ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि आगे चल के कोई ऐसा सोचे भी ना। देखिए, कोर्ट हमेशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उस व्यक्ति को जिसके द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है, ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि पूरे समाज में एक उदाहरण हो। बतौर जी, अधिवक्ता, बतौर एडवोकेट, आप लीगल प्रोफेशनल हो, लीगल पर्सन हो, हम सबका सेंटीमेंट इसी तरफ इंक्लाइंड है कि उसको ऐसी पनिशमेंट दी जाए जो पूरा समाज में एक लेसन जाए कि इस तरीके के क्राइम इंक्रीज ना हो। अब लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि जो हमारे इंडियन लीगल सिस्टम, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बियॉन्ड तो हम जा नहीं सकते। जजेस भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए। मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड होके ही लेंगे। वो बिल्कुल, अपने आप से किसी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकते। अब पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, जो एविडेंसेस मौके पर लाके रखे जाएंगे, उसी आधार पर ट्रायल चलेगा। और जो एक विक्टिम है या कंप्लेनेंट है या जो एक्यूज है, उसके दोनों के को डिफेंस का मौका मिलेगा। अगर सिर्फ मैं बात करूं कि राइट, जो हमारा पर्सनल लाइफ और लिबर्टी आर्टिकल 21 कहता है, तो अगर कंप्लेनेंट की या विक्टिम की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात है, तो उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि एक्यूज्ड की भी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात आएगी। अब मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि उन व्यक्तियों से सिंपैथेसाइज हो रहा हूं, मुझे उनसे सिंपैथी बिल्कुल नहीं। लेकिन एक प्रोसीजर है, मैं एज अ लॉयर
कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हीं लोगों को फंसा दिया गया हो, किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो, तो ये जी, पता कैसे चलेगा? दिस इज़ द मैटर सब्जेक्ट टू ट्रायल। वो ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी एक्चुअल में वो जो विक्टिम है कि विक्टिम नहीं है, जो एक्यूज़्ड है वही एक्यूज़्ड है कि कोई दूसरा नहीं है। तो बिल्कुल। इस तरीके से अगर सीधे मान लीजिए पब्लिक सेंटीमेंट पर या जजेस आवेश में आकर या क्रोध में आके या मीडिया ट्रायल से डर के अगर डिसीजन दे देंगे, तो आप यकीन मानिए पुलिस तो फिर किसी को भी उठा के लाके खड़ा कर देगी। कहेगी इनको गंभीर से गंभीर सजा दो और इनको फांसी की सजा सुना दो। तो बिल्कुल। ऐसे तो जिस व्यक्ति ने कोई कृत्य नहीं भी किया होगा, उसको फांसी की सजा हो जाएगी ना। उसके लिए तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएँगी ना। इसलिए कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट है और अगर नहीं करेंगे तो हमारे जुडिशियल सिस्टम की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा मर जाएगी। तो सर जैसे हम केस इसी केस में आगे बढ़ते हैं तो फास्ट ट्रैक जस्टिस या फिर फेयर ट्रायल हमें किसको आगे बढ़ाना चाहिए, किसको चूज़ करना चाहिए? क्योंकि इस केस में लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखिए रिया, फास्ट ट्रैक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फैसला जल्दी से जल्दी दिया जाए। जी, फास्ट ट्रैक का मतलब है कि फैसला उचित तरीके से दिया जाए, न्यायोचित तरीके से दिया जाए, दोनों पक्षों को सुनते हुए, दोनों गुण और दोष को जांच करते हुए फैसला दिया जाए। अब पब्लिक प्रेशर क्रिएट कर दे कि फांसी की सजा सुना दो, तो कोर्ट फांसी की सजा नहीं सुना देगी। कोर्ट सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना, एविडेंसेस पर चलती है, प्रोसीजर पर चलती है। तो फेयर ट्रायल जो है, जैसे एक्यूज्ड का राइट है, उसी तरीके से कंप्लेनेंट का भी राइट है कि उसको स्पीडी जो है रिजल्ट मिल सके, उसको स्पीडी रिस्पॉन्स मिल सके। तो कोर्ट हमेशा ये देखती है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल है, दूसरा जो फेयर ट्रायल है। फास्ट ट्रैक ट्रायल क्या होगा कि टाइम बाउंड कर दिया जाएगा और इसमें एक्यूज्ड को पूरी तरीके से सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि एक्यूज्ड ये ना कह सके कि उसको सुनने का मौका नहीं दिया गया, एक पक्षीय कार्रवाई कर दी गई और सारी चीजें खत्म हो गई। हाँ, फास्ट ट्रैक से प्रॉफिट ये होगा कि भाई एविडेंस जल्दी जल्दी रिकॉर्ड होंगे। इससे इसमें लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है ना। अगर जल्दबाजी के चक्कर में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एफएसएल के लिए भेजना है, कोई एलिगेशन लगाया गया एफएसएल में, हम जानते हैं हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ रहे हैं, तो एफएसएल रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता है। अब फास्ट ट्रैक के नाम पर हम बिना एफएसएल रिपोर्ट आए हुए सजा कर दें तो कहीं से वो शोभनीय नहीं है। एक सभ्य समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और फास्ट ट्रैक का मतलब ये कतई नहीं कि एफएसएल को आप दरकिनार कर देंगे। तो डिले हो जाए, डिले जी, हो जाए, लेकिन एक इनोसेंट व्यक्ति किसी कीमत पर फंसना नहीं चाहिए। तो पब्लिक प्रेशर में ट्रायल को किसी कीमत पर इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कई बार इस चीज को क्लियरली अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स में क्लियर कर रखा हुआ है कि जजेस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया ट्रायल्स और द स्ट्रीट प्रेशर्स। जी, जस्टिस मस्ट बी रिलाइड ऑन द एविडेंस, नॉट ऑन इमोशंस। तो जी। अगर मीडिया प्रेशर ट्रायल को इफेक्ट करेगा तो ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा। इसलिए मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना चाहिए कि जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करना चाहिए। मैंने देखा है कि कोई भी मैटर आता है, मीडिया माइक उठाएगी, खड़ी हो जाएंगे कि फांसी दो, फांसी दो। पहले ये तो डिसाइड करो कि एक्चुअल में वही बंदा जिसको पुलिस ने पकड़ा है उसके द्वारा ही किया गया कि किसी और ने कर रखा हुआ और आपने उसको जी। उठा के गिरफ्तार कर लिया। इसलिए ट्रायल जरूरी है, मीडिया ट्रायल जरूरी नहीं। बट सर इस केस में मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियरली आ गई हैं और जो लाइक अक्यूज्ड है उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स मैच भी हो रही हैं। तो जैसे अभी आपने इसी केस में बोला सर मेलेगाँव के केस में कि डेथ पेनल्टी मुश्किल है और पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो डेथ पेनल्टी डिमांड कर रही है। तो ऐसा कोई और केस भी हुआ था इससे पहले जो आपको याद हो कि जिसमें डेथ पेनल्टी मिलनी ज़रूरी थी लेकिन मिली नहीं? देखिए, डेथ पेनल्टी तो कुछ केसेस मैंने कर रखे हैं, मैं उनको रिवील नहीं करना चाहता क्योंकि क्लाइंट की निजता का प्रश्न होता है। बिल्कुल। और कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें एक्चुअल में आई वाज़ डिमांडिंग फॉर द डेथ पेनल्टी, लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं हुई। जी, क्योंकि मैंने कहा ना, कोर्ट हमेशा ये देखती है कि अगर उस पर्टिकुलर बंदे में जिसमें लगता है कि सुधार की आवश्यकता है, अगर वो सुधर सकता है, तो उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। अब बिल्कुल, जिस व्यक्ति में सुधार की संभावना ही नहीं है, उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। एक बहुत लैंडमार्क केस है, क्योंकि वो अभी स्टिल पेंडिंग है, तो वो जब मैटर सब्जेक्ट टू ट्रायल हो सकता है, क्योंकि मीडिया ट्रायल इतना ज्यादा हो गया तो हम सब इमोशंस में बह गए, हम सब ने कहा फांसी दे दो, फांसी दे दो। लेकिन बिल्कुल। फांसी देना इज नॉट द सोल्यूशन। फांसी देने का प्रोसीजर आप तब कर सकते हैं जब आप कन्विक्शन का रेशियो बढ़ा दें, क्योंकि इंडिया में कन्विक्शन का रेशियो बहुत कम है। कारण क्या है कन्विक्शन का रेशियो कम होने की वजह से? क्योंकि क्या होता है, विटनेसेस को प्रोटेक्शन नहीं है।
आपका एविडेंसेस प्रॉपर्ली कैटर नहीं हो पाते, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लूप होल है, प्रोसीजरल लूप होल है, एफएसएल बिल्कुल। बहुत ज़्यादा गड़बड़ रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आधुनिक तकनीकी हमारे पास नहीं है। अगर ये सारे प्रोसीजर नहीं होंगे तो कन्विक्शन होगा कहाँ? इन क्राइम्स को कर्व करने का सिर्फ एक तरीका है, इन क्राइम्स को फांसी देना तरीका नहीं है, कन्विक्शन का रेशियो आजीवन कारावास क्या कम सजा है? 7 साल, 10 साल की अगर किसी को कन्विक्शन हो रहा है, वो कम थोड़ी ना है। बहुत लंबा टाइम है पूरा। अगर किसी को आजीवन कारावास हो गया तो ज़िंदगी उसकी खत्म हो गई। जी। कन्विक्शन का रेशियो अगर आपने बढ़ा दिया, तो उसकी वजह से आप डर का माहौल उन आरोपियों और उन अपराधियों में ला पाएँगे। नहीं तो हर कोई कहता है ना कि मैं 6 महीने में छूट के चलाऊँगा। क्यों कहता है 6 महीने में छूट के चलाऊँगा? क्योंकि वो जानता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या पुलिस मैनेज हो जाती है, बहुत आराम से मैनेज हो जाती है और वो चार्जशीट हल्की कर देते हैं। प्रोसीजरल लैप्स हो गया, जब प्रोसीजरल लैप्स हो गया तो कोर्ट ये देखेगी कि प्राइमा फेसाई इसके खिलाफ ऑफेंस नहीं बनता है, तो बिल्कुल। आखिरकार इसको हम क्यों पकड़ के रखें? छोड़ देते हैं। और बिल्कुल। मुकदमे में और क्राइम बढ़ाने का रीज़न सबसे बड़ा है कि खराब इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सर। खराब इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सर मैं अभी 2 केसेज़ अभी तक मैंने जो स्टडी करे हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगी कोलकाता केस की, ठीक जी, है? जो मेडिकल कॉलेज का केस था, जी, उसमें भी ये बोला गया है कि जिस टाइम पे क्राइम का जो इन्वेस्टिगेशन ड्यूरेशन था, उस टाइम पे ही पुलिस ने कुछ छेड़-छाड़ की थी। हुँ, जो सबूत थे उसके साथ कुछ काफ़ी सारी छेड़-छाड़ हुई है, जिस वज़ह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है इस केस के अंदर आगे चल के, इन्वेस्टिगेशन में भी। और जो मनीषा केस था, उसमें भी सेम चीज़ें देखने को आई है। इनफैक्ट उसमें तो स्टोरी ही बदल दी थी। कुछ दिनों बाद ये बयान आया था पुलिस का कि एक हमें सुसाइड नोट मिला है, जबकि वो सुसाइड केस था ही नहीं। तो ये काफ़ी बड़ी बात जो आपने बोली है कि इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपरली नहीं हो रहा है हमारे देश में, जहाँ पे सिस्टम रॉन्ग है, वहाँ पे सज़ा मिलेगी भी कैसे सही तरीके एग्ज़ैक्टली। से? जी, और ऐसे तो क्रिमिनल्स का जो हौसला है वो बढ़ता जाएगा और वो बढ़ रहा है, तभी तो बढ़ ऐसे रहा केसेज़ हो रहे हैं, है। वरना एग्ज़ैक्टली। होते ही नहीं। सर आगे बढ़ते हैं आगरा केस को लेकर, क्योंकि सिर्फ़ एक केस नहीं हुआ है, हमारी कंट्री में पता नहीं कितने केसेज़ हैं और ये तो वो केसेज़ हैं जिनको मीडिया कवरेज मिला है। सो अब आगरा केस में आपको पता ही होगा जो मंदिर में शर्मनाक हरकत हुई है, तो इस केस में पुलिस ने पहले अक्यूज़्ड को अनसाउंड माइंड बोल के छोड़ दिया। इसके बाद जाके पुलिस ने एक्शन लिया था या ऐसा कुछ हुआ था? तो इस केस के बारे में आप कुछ बताएँगे? देखिए, पुलिस का जो एक्ट है मैं हमेशा कहता हूँ वो शर्मनाक है। जब मीडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, समटाइम्स मैं मीडिया ट्रायल को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, लेकिन मीडिया ने उठाया, सोशल मीडिया ने इन सारी चीज़ों को उठाया कि पुलिस ने गलत तरीके से उसको अनसाउंड माइंड का कह के छोड़ दिया। क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, ल्यूनेटिक है, उसके द्वारा किसी प्रकार का कृत्य कर दिया गया है, तो वो अपना डिफेंस कर ही नहीं सकता। जो मेंटली अनसाउंड व्यक्ति होगा, वो अपना डिफेंस जब कर ही नहीं सकता, तो ट्रायल चल नहीं सकता। क्योंकि जब वो अपना डिफेंस नहीं कर पाएगा तो ट्रायल चलाने का कोई पर्पस नहीं बनता। पुलिस ने कहा कि प्राइमा फेसाई वो हमें मेंटली सिक पीपल लगा। तो बीएनएस का जो 367 है उसमें ये कहता है कि मानसिक रूप से कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ है तो ट्रायल से पहले उसका मेडिकल होगा और वो कौन करेगा? मेडिकल बोर्ड करेगा। मेडिकल बोर्ड ये क्लेरिफाई करेगा कि वो व्यक्ति एक्चुअली अनसाउंड माइंड का है कि नहीं। सीआरपीसी का सेक्शन 84 याद कर लीजिए कि अनसाउंड माइंड होना एक वैध डिफेंस है। ट्रायल बिल्कुल। से भागने के लिए, ट्रायल से बचने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जहां पुलिस खुद कह रही है कि वो अनसाउंड माइंड का था, तो पुलिस का ये डिसीजन इटसेल्फ बहुत गलत है। पुलिस जी। के पास इस प्रकार की शक्ति कतई नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को अनसाउंड माइंड का घोषित कर सके। वो मेडिकल बोर्ड करेगा, मेडिकल बोर्ड को करने दो। पुलिस ने अगर ये करा है, पुलिस के पास सर्टिफिकेट इश्यू करने की अथॉरिटी नहीं है। तो बिल डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी, मजिस्ट्रेट का आदेश होगा, फिर वो तय करेगा कि ये पर्टिकुलर बंदा अनसाउंड माइंड का है, इसको रिलीज़ किया जाए कि ना किया जाए। अगर पुलिस ने इस तरीके से रिलीज़ किया, तो वो रिलीज़ इल्लीगल है। बाद में प्रेशर की वजह से पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट भी किया। जी। सर अगर हम आगे पॉक्सो एक्ट की बात करें तो उस केस में किसी जगह पे तो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है कि डेथ पेनल्टी हो रही है और कई-कई जगहों पे तो एकदम चुप्पी लगा रहे हैं, तो इस तरीके से कैसे चलेगा? मतलब ये अनफेयर नहीं है? पॉक्सो का कानून बेहद खतरनाक और गंभीर है। बनाया इसको इस इंटेंशन से गया था कि जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल कानून है। इसका इस्तेमाल लड़के-लड़की दोनों के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि उसमें बच्चा शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लड़का-लड़की दोनों कवर हो जाते हैं। इसको बनाने के पीछे रीज़न ये था कि बच्चे का सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्शन हो सके। जो जी। गलत तरीके से लोगों के द्वारा किया जाता है, चाहे स्कूल के बसेस में जाने वाले ड्राइवर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए या प्यून स्कूल के बहुत सारे बच्चों को इस तरीके के मैंने देखा है कि उनको उनके साथ इस तरीके की हरकत करी जाती, बैड टच वगैरह किया गया तो उस कंडीशन में पॉक्सो लगता है। जी। अब बच्चे का स्टेटमेंट ही इसमें सब कुछ होता है। बच्चे का स्टेटमेंट इसमें सब कुछ होता है, लेकिन इसमें एक लूप होल भी है। जी। एफआईआर बैक डेट में भी हो सकती है। बैक डेट में एलिगेशन लगाया जा सकता है। अब मान लीजिए मैं अभी
मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा अगर 20 साल का है एज में, वो कहे कि 5 साल पहले मेरे साथ किसी व्यक्ति ने इस तरीके का एक्ट किया था, तो बैक डेट में एफआईआर होगी बिल्कुल। और पॉक्सो में ही होगी। उस कंडीशन में आदमी की तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए कंडीशन ये है ना कि उसका मिसयूज भी होता है, इसलिए जी, नुकसान है। लेकिन जो क्या होता है ना कि पॉक्सो में मेन कारण क्या है, सेंटेंसिंग को लेके 3 कारण है। सबसे पहला कि हर केस के जो फैक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। विक्टिम जी, की एज कितनी है, ब्रूटैलिटी कितनी उसके साथ हो रखी है, रिपीटेड ऑफेंस है कि नहीं है। तो इस कंडीशन में कन्विक्शन, अगर रिपीटेड ऑफेंस है, आपने बहुत हैवी ब्रूटैलिटी उसके साथ करी हुई, जैसे निर्भया वाला केस था, कितनी भयंकर ब्रूटैलिटी उसके साथ हो रखी थी, या जी, मंदिर वाले केस की मैं बात कर लूं, ब्रूटैलिटी उसके साथ हो रखी है, तो उस कंडीशन में तो उनको डेथ पेनल्टी तक का प्रोविजन है, अगर एज पर पॉक्सो जाए तो। ओके, लेकिन लेकिन हर केस के तो फैक्ट्स अलग हैं। अब जुडिशियल डिस्क्रिशन भी होता है, जजेस एविडेंस को देखते हैं, एविडेंस देख के सजा तय करते हैं। सिर्फ वर्बली अगर कोई आके कह दे कि मेरे साथ इस तरीके का कृत्य हो रखा है, अगर उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। प्रूफ करने के लिए कुछ आपको एविडेंस, कुछ फैक्ट्स लेके आने पड़ेंगे। हमेशा स्टेटमेंट ही आपका सर्वोपरि नहीं हो जाएगा। जी, स्टेटमेंट तब सर्वोपरि कंसिडर किया जाएगा जब आपके स्टेटमेंट कंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट ना हो। कहीं जी, आपने एफआईआर में कुछ और कह रखा है, 161 में कुछ और कह रखा है, 184 वो सॉरी 183 बीएनएसएस में, या 164 जिसको कह दूं, उसमें आपने कुछ और कह रखा है। तो उस कंडीशन में नहीं हमेशा कन्विक्शन हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि पॉक्सो केस में डेथ सेंटेंस तभी होगा जब अपराध अत्यंत क्रूर हो। क्रूर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, विक्टिम की लाइफ और डिग्निटी पूरी तरीके से नष्ट हो गई हो, तभी डेथ पेनाल्टी दी जाएगी। और जी, इसलिए जो है सेंटेंसिंग यूनिफॉर्म नहीं है, और क्योंकि हर केस की परिस्थिति अलग होती है। कई कई बार तो हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा इंटेंशनली पॉक्सो का केस लिखा दिया जाता है कि अपनी पड़ोस पड़ोस की लड़ाई में दुश्मनी निकालने के लिए। आज की डेट में 2-3 केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें मदर ने अपने जो है हस्बैंड के ऊपर अपनी बेटी के थ्रू पॉक्सो का केस लिखवा रखा हुआ है। अच्छा, ये रियलिटी है पॉक्सो केसेस की। मिसयूज और मिसकैरेज लॉ का हो रहा है, तो उसकी वजह से कोर्ट्स भी कहते हैं कि यार ये मिसयूज हो सकता है, तो हम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। इसलिए सारी चीजें हो रही। सेंटेंसिंग हम सब चाहते हैं फांसी हो, हमारी भी इच्छा है फांसी हो जाए जो इस तरीके के कृत्य करे, लेकिन मिसयूज के प्रोसीजर को भी तो देखना पड़ेगा। जी। ऑलराइट सर, तो अगर हम आगे केस पे आए तो हाँ, होशियारपुर का एक केस है। तो होशियारपुर में जो है माइग्रेंट्स को बैन कर दिया है और ये डिसीजन पंचायत ने लिया है। तो क्या पंचायत के पास ये पावर है माइग्रेंट्स को बैन करने की, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है? और सबसे पहले थोड़ा-सा उस केस के फैक्ट्स की भी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे अब आ रही हंसी। जी, अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी को आर्टिकल 21 है, सबके पास राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। जी, अब पंचायत कौन होती है? पंचायत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उस तरीके से तो है नहीं। जी, बहुत छोटे लेवल की बॉडी है वो डिसाइड करेगी। पंचायत का काम क्या है कि गांव के सैनिटेशन को और जो है इस सारी चीजों को मेंटेन करना। मैटर्स को हैंडल कर। लेकिन पंचायत पिटी मैटर्स में ही हस्तक्षेप कर सकती है। अब यस, जहां माइग्रेशन कंट्रोल की बात है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पंचायत नहीं डिसाइड करेगी। माइग्रेशन कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मोबिलिटी राइट टू लिव एनीवेयर की अगर हम बात करें, आर्टिकल 19(1)(e), वो आर्टिकल 19(1)(e) और 1D क्या कहता है? हर भारतीय कहीं भी आने जाने का अधिकार है, वो किसी स्थान पर रह सकता है, कोई पंचायत इसे रोक नहीं सकती। अगर पंचायत इसे रोक रही है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट ने कई बार कह रखा है कि पंचायत हो गई, लोकल बॉडीज हो गई, वो फंडामेंटल राइट को ओवरराइड करने का अधिकार किसी कीमत पर नहीं रख सकती। इस तरीके की पंचायत के किसी भी कृत्य को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने में 2 मिनट नहीं लगेगा कोर्ट को। और पंचायत होती कौन है डिसाइड करने वाली कि माइग्रेंट्स वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? दे आर नथिंग, उनके पास कोई राइट्स नहीं। अब गुंडागर्दी करके किसी इंडियन सिटीजन को उस दूसरे स्थान पे ना रहने देना। अब लेट से यूपी का बंदा अगर बॉम्बे काम करने जा रहा है और उसके साथ वहां मारपीट हो रही है, एक तरीके से वो उसे माइग्रेंट ही कंसिडर करते हैं। तो उसके बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, उसके फंडामेंटल राइट्स का आप वायलेशन कर रहे हो। इसके लिए टफ पनिशमेंट्स है। लेकिन क्या होता है कि रिपोर्ट नहीं हो पाती है, एफआईआर नहीं पंजीकृत हो पाती, लोग थाने नहीं जा पाते, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ये सारी चीजें दब जाती हैं। उससे नुकसान किसका है? उससे नुकसान सिर्फ उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस का है। जी, संविधानवाद की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की हम बात करते हैं, हमारे संविधान की आत्मा है संविधानवाद, वो नष्ट होती है। उससे पब्लिक एट लार्ज पर एक बड़ा मैसेज जाता है, एक लेसन जाता है कि भाई
जहां बड़े लोग होंगे वहां दबा दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा लॉ सुप्रीम है, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा कि किसी का नाम लेना उसको डिफेम करने जैसा ही है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहे, आज जेल में सड़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, रेप के मैटर्स में जेल में सड़ रहे हैं, घोटाले के मैटर में जेल में सड़ रहे हैं। उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं। लेकिन लड़ना पड़ेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ेगा आपको, हाई कोर्ट तक आना पड़ेगा। जब आप हाई कोर्ट नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी कैसे? आपके फंडामेंटल राइट्स को, आपके जो है अगर वायलेट हो रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास पावर थोड़ी ना है कि वो आपके राइट्स को वायलेशन होने से बचाएगी। आप एग्जैक्टली। बचाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। आज जिन जजमेंट्स का हम लोग हवाला लेते हैं, जैसे केशवानंद भारती, आपने एलएलबी में बहुत पढ़ा होगा, हमने कितना पढ़ रखा है, मेनका गांधी के कितने सारे केसेस हो गए, पासपोर्ट वाले, वो सारे पुलिस ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से पासपोर्ट वेरिफिकेशन नहीं करना, कहीं आने जाने से रोक देना है। अगर इन लोगों ने सोचा होता कि हमको कोर्ट जाके क्या मिलेगा, हमारा पैसा टाइम वेस्ट होगा, तो आज उन जजमेंट्स का, उन लैंडमार्क जजमेंट्स का हम लोग हवाला देते हुए जो क्लाइंट्स की प्रोटेक्शन कराते हैं, वो कहां से करा लेते बिल्कुल। हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत दम है, इसलिए संविधान से कोई पंगा लेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन दबा देगा। एग्जैक्टली सर। तो सर जैसा इन केस में देखा भी गया है अभी जो हुए हैं, तो मॉब जस्टिस अगर जो लाइक क्राउड है वो कोर्ट के बाहर अगर डिमांड करते हैं अक्यूज की, तो क्या ये कोर्ट के लिए एक थ्रेट है या नहीं, या फिर ये लाइक किस हद तक सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? आह, मुझे तो हंसी आती, पता नहीं क्यों लोग इस तरीके का डिमांड करते हैं। ये 100% डायरेक्ट थ्रेट है कोर्ट को। जी। मॉब कैसे जस्टिस दे देगी? मैंने कहा ना कि वो भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह पहले बहुत चलती थी, उसके लिए कानून सेपरेटली बना। तो मॉब जस्टिस जो है वो 100% डायरेक्ट थ्रेट टू द कोर्ट है। मॉब प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रेट टू द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है। अब कोई भी किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो विभाग जिसको दिया गया है वो उस काम को करेगा, दूसरे के काम में ओवरराइड नहीं करेगा। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजन लेने के लिए। अगर मॉब जस्टिस पे हम काम करने लगेंगे, अगर कोर्ट के बाहर खड़े होकर 100 लोग कहेंगे जज साहब से कि तुम इस पर्टिकुलर एक्यूज को बाहर भेजो, हम इसको खुद निपटा देंगे, तो भाई ये सीधे जजेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दे रहा है, उनके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को खत्म कर दे रहा है, फेयर ट्रायल के अधिकार को छीन ले रहा है। एविडेंस की जगह भावना हावी हो जाएगी। अगर भावना हावी हो गई तो न्याय नहीं हो पाएगा, और एक्यूज को डर के आधार पर सजा होगी, जी। एविडेंस और फैक्ट्स के आधार पर नहीं सजा होगी। इसी तरीके का मैं अगर बात करूं ना कि हमें एविडेंसेस पर चलना है, हमें फैक्ट्स पर चलना है, हमें लॉ के हिसाब से चलना है। रूल ऑफ लॉ क्यों आया हुआ था? रूल ऑफ लॉ इसीलिए आया था कि हमारा जो कानून होगा, हमारा जो संविधान होगा, वो सर्वोपरि होगा। कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है एसेंस है, संविधानवाद एसेंस है, तो उसी तरीके से संविधानवाद की एसेंस जो है रूल ऑफ लॉ है। तो रूल से बड़ा कोई नहीं है। तो जजेस को थ्रेट करने का लोग ऐसा अगर सोचते हैं कि उनके हिसाब से जजेस करेंगे, पब्लिक प्रेशर में आके डिसीजन देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बट सर जैसा आप कह रहे हो कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, सही बात है, नहीं करना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब ये भी तो एक पॉइंट है ना कि इतने सारे केसेस है जिनमें सच में गलत हुआ है, चाहे किसी के साथ भी हुआ है। अब तो हम सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक केस तो बॉय के साथ भी हुआ है, बच्चे को भी नहीं छोड़ा। एग्जैक्टली। तो ऐसे केसेस में जब तक पब्लिक सामने नहीं आती, या फिर इन केसेस को जब तक मीडिया आउटरीच नहीं मिलता, मीडिया आउटरीच मिलने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग हो रही है, तो क्या यहाँ पे पब्लिक को आगे आगे कदम नहीं लेना चाहिए, सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि वो सही तरीके से न्याय करे, पनिशमेंट चेंज करे और बेटर डिसीजंस ले? देखिए, पनिशमेंट चेंज करने से मैम कुछ नहीं होने वाला है। जी। मैं कह रहा हूं जितनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड, अब फांसी से बड़ी कौन सी सजा है? कोई सजा नहीं। डेथ पेनल्टी से बड़ा कुछ नहीं है। पनिशमेंट्स तो हमारे यहाँ है ही है, प्रोसीजर तो है ही है कि पनिशमेंट दी जाए, फांसी तक की सजा देने का प्रोविजन है। जी। लेकिन प्रोसीजर में लूप होल्स है। न्याय का मतलब सिर्फ बड़ा वर्डिक्ट नहीं होता है। मेरी बात समझिएगा, न्याय का मतलब सिर्फ बड़ा वर्डिक्ट नहीं होता है। न्याय का मतलब है उस प्रोसेस को भी प्रोटेक्ट करना। अगर जी। प्रोसेस टूट गया है तो जस्टिस नाम की चीज सिर्फ किताबों में रह जाएगी। इसलिए उस प्रोसेस को प्रोटेक्ट करना है, ताकि कोर्ट की एसेंस बनी रहे, लॉ बुक्स जो हमारी कहती हैं वो बनी रहे। पब्लिक के प्रेशर में आके किसी प्रकार का कृत्य करने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ यार, रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पुलिस में स्पेशली रिफॉर्म की आवश्यकता है। अगर पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने लगे, पुलिस सही से काम करने लगे, मौके पर स्पॉट पर जाके एक्चुअल में स्पॉट मेमो बनाए, अरेस्ट मेमो, रिकवरी मेमो, सर्च मेमो स्पॉट पर बनाए, एफएसएल प्रॉपरली ऑन टाइम होने लगे, रिपोर्टिंग ऑन टाइम आने लगे। और सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि बहुत सारी क्राइम्स ऐसे हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाती।
अब जी, जैसे मैंने फीमेल्स के लिए कहा कि फीमेल्स के पास ऑप्शन है कि वो मल्टीपल केसेस कर ले, क्योंकि उनका जो है केस रिपोर्ट हो सकता है। उनका डेटा रिपोर्टेड है, तो उनका उनके अगेंस्ट कितने ऑफेंसेस हो रहे हैं या पॉक्सो वाले मैटर्स में कितने ऑफेंसेस हो रहे हैं वो आ सकता है, ऑन रिकॉर्ड आ सकता है। लेकिन वही अगर मैं बात कर लूं मेल की, तो वहां पर उनके पास ऑप्शंस तो नहीं ना मुकदमा लिखाने का। तो उनका डेटा जब रिपोर्टेड ही नहीं हो पाएगा, तो आपके पास कहां से एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा आएगा जिससे आप कह सकोगे कि एक पर्टिकुलर एक्ट किसी व्यक्ति के साथ हो रखा हुआ है। और कई बार तो जो फीमेल विक्टिम्स हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चीज को कह रहा हूं, जी, फीमेल विक्टिम्स है, पुलिस क्या करती है, जो तहरीर लिख के लेके जाती है, जो एप्लीकेशन लिख के लेके जाती है, उनकी एप्लीकेशन को चेंज कराती है, जी, और एप्लीकेशन चेंज कराती है और कहती है जो तहरीर हम तुम्हें बता रहे हैं वो लिख के दो। कई कई बार तो पुलिस ये भी करती है कि जैसे ना सीआरपीसी में ऐसा प्रोसीजर था ना बीएनएसएस में ऐसा प्रोसीजर है। पुलिस कहती है कि हमेशा कंप्लेंट जो आएगी आपकी रिटर्न फॉर्म में आएगी। अब कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है या कोई पुरुष पढ़ा लिखा नहीं है, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसने जो ओरल कंप्लेंट दे रखी है उसके बेसिस पर आप एफआईआर पंजीकृत करो, उसको लिखो और उसको बोल के सुना दो। जब उस पर तस्दीक कर दे, वो ओके कर दे, तो उसको टाइप करा के उस पर उसका अंगूठा या हस्ताक्षर करा लूं। लेकिन जी, पुलिस इस प्रोसीजर को नहीं फॉलो करती, तो लूप होल पुलिस में। पुलिस को एब्सोल्यूट पावर दे रखी हुई है, अंग्रेजों के जमाने का शासन है। अंग्रेजों ने पुलिस को सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि जो है उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। बिल्कुल। आपने पहले के जमाने में कहीं सुना हुआ किसी राजा के पास पुलिस होती थी? सबके पास आर्मी होती थी, सेना बिल्कुल, होती थी, क्योंकि उनको अपने लोगों से थ्रेट नहीं था, बाहर के लोगों से था, इसलिए आर्मी थी। अब पुलिस अंग्रेज लेके आए क्योंकि उनको किससे थ्रेट था? इंडियन पब्लिक से थ्रेट था कि कहीं ये विद्रोह म्यूटिनी न कर दे। और उसी प्रोसीजर पर हम चले जा रहे हैं। मलिमात कमेटी आई, रोबरियो कमेटी आई, न जाने कितने कमिटीज आई जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करती है, लेकिन पुलिस में क्या रिफॉर्म हुए? जीरो हुए। और एफआईआर कौन लिखेगा? पुलिस लिखेगी। रिपोर्टिंग कौन करेगा? पुलिस करेगा। विक्टिम का स्टेटमेंट कौन कराएगा? पुलिस कराएगी। विक्टिम का स्टेटमेंट फोर्सफुल तरीके से पुलिस वाले थ्रेट करके चेंज करा देते हैं। अब लड़की अगर उसके साथ किसी प्रकार का कृत्य हो गया है, एक्चुअल में अगर उसके साथ कोई कृत्य हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी कि जानबूझ के एफआईआर 2 दिन डिले से कर देगी। जी, डिले इन एफआईआर एक बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाता है। प्रोसीजरल लैप्स है ना, वो एक्यूज्ड कह देगा जाके, बाद में डिफेंस ले लेगा कि डिले इन एफआईआर लिखाया। अब लड़की के साथ अगर किसी दिन कोई अनैतिक कृत्य हुआ, उसके साथ रेप जैसी घटनाक्रम कारित हुआ, तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इमीडिएटली मेडिकल कराए उसको। बिल्कुल, पुलिस जब एफआईआर ही उस दिन नहीं लिख रही है, वो कह रही है कि 2 दिन बाद आना, तो मेडिकल में क्या बचा उसका? 3 दिन तो वो बेचारी बिना नहाए बैठेगी नहीं ना। उसके जब जहां पर रियल केसेस दिए वहां पर भी पुलिस गलती करती है। मैं जी, ना महिला के अगेंस्ट हूं, ना मैं पुरुष के अगेंस्ट हूं। जो गलत कृत्य करते हैं, जो बिल्कुल, गलत काम करते हैं, उनके खिलाफ हूं। लेकिन सारा का सारा खेल क्राइम बढ़ाने के पीछे और आरोपी को छुड़ाने के पीछे पुलिस रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि वो सही से काम करे, लेकिन स्टेट, मैं क्या कहूं, और सोई हुई है। सरकारें हमारी सोई हुई है। पुलिस के खिलाफ इतने सारे वीडियोस वगैरह। अब सोचिए, बहुत छोटी सी बात है, मीडिया ट्रायल होता है, तो जी, आरोपी को बाहर लाओ हो जाता है। अब हाँ, पुलिस में रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा जाता है। प्रोसीजरल लैप्स एंटी करप्शन वाले पकड़ने में ही कर देते हैं। 6 महीने बाद आप देखते हो वो 40 दिन 45 दिन बाद चार्जशीट आने के बाद बाहर आ जाता है, फिर नौकरी ज्वाइन करके ऐश कर रहा होता है। क्या बिल्कुल। है? वही चीज, सारी चीजें। जी, एग्ज़ैक्टली सर। सर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे ऑफ़ कोर्स हम लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हमने वकील मतलब वकालत करी है, पढ़ाई करी है हमने इस चीज़ की, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कुछ नहीं बोल सकते। वो जो किताब है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ही सजेशन है कि आपने कहा डेथ पेनल्टी से बड़ी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी सज़ा होनी चाहिए कि मारो मत, टॉर्चर करो। बिकॉज़ अभी जो केसेज़ आ रहे हैं ना, मैं हो सकता है इमोशनल लेवल पे जाके बात कर रही हूँ डेफिनिटली, जी, लेकिन अभी जो केसेज़ आ रहे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गर्ल और अ बॉय। आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट ह्यूमन थिंग कि आपके अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। आप क्या कर रहे हो? आप किसी बच्चे के अंदर आप रॉड जो है आप वो डाल रहे हो, आप किसी का गला घोट रहे हो, आप पूरे मतलब एसिड से आप बॉडी जला रहे हो, आप पत्थर से पूरा अपना मतलब फेस कुचल रहे हो, ऐसी-ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि डेथ पेनल्टी भी पॉसिबल एक ऐसी सज़ा है जो काफ़ी होगी। क्योंकि आपकी थिंकिंग उस लेवल तक जा चुकी है कि अब आप को पता है आपने ये क्राइम किया है, आपको पता है कि एट लाइक किसी भी तरीके से सज़ा होगी ही होगी, बच गए तो बच गए वरना अदरवाइज़ सज़ा होगी, आपको पता है क्राइम करते टाइम ही। तो आप लोग इसके लिए भी रेडी रहोगे कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फांसी हो जाएगी, पूरा टाइम जेल में गुज़ार देंगे, फिर फांसी ले लेंगे। ऐसी थिंकिंग आ जाती है, उनको डर नहीं होता क्राइम करते टाइम, तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि जो आपने किया है, आपको भी उस टॉर्चर से गुज़रना पड़ेगा, ऐसी सज़ा मुझे लगता है होनी चाहिए। ताकि क्रिमिनल्स के जो माइंड है ना, उनके दिल में एक खौफ रहे। वो जो आगे बढ़ रहे हैं वो चीज़ ना करें।
ये मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं बहुत लीगल फैक्ट्स की तरीके से बात नहीं कर रही हूँ, कोर्ट की तरीके से बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा यहाँ से मेरा स्लाइट ओपिनियन है यहाँ पे। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि रिगरस पनिशमेंट का एक प्रोविज़न है, वो आप दे दो। कठोरतम कारावास, उनसे ईंटें तुड़वाओ, उनसे खानों में काम करवाओ, कोयले की खान में उनको भेजो, लाइन पे आ जाएँगे। लेकिन हमको अगर सच में समाज में कड़ा संदेश देना है, तो कोर्ट में कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। जी, कन्विक्शन रेशियो मैं कहूँ तो सच बताऊँ तो शून्य मानता हूँ मैं। जिस हिसाब से कन्विक्शन रेशियो है अलग-अलग मैटर्स में, वो शून्य है। क्यों है? गवाहों को डर लगता है कि अगर वो गवाही दे देंगे किसी के फेवर में तो मार दिए जाएँगे। विटनेस जी, प्रोटेक्शन की बात हम करते हैं, कितनी विटनेस प्रोटेक्शन होती? विटनेस पता चला आना है तो प्रोविज़न ये होना चाहिए कि उसको खर्चा प्रोवाइड किया जाए, आने-जाने का अकोमोडेशन दिया जाए, सेफ रखा जाए। नहीं होता, तो विटनेसेस बदल जाते हैं, गवाह अपना बयान बदल देंगे, जिसने देखा भी वो कह देगा हमने नहीं देखा, दरोगा जी मेरा नाम ऐसे ही डाल दिया, क्या जी। करेगा? क्योंकि उसको पता कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने, बाद में मुझे मार देगा ये या मरवा देगा। अगर कन्विक्शन का रेशियो बढ़ाया जाएगा, तो ही कुछ हो सकता है, तभी समाज में कड़ा संदेश जाएगा और लोग प्रोटेक्ट होंगे। अदरवाइज़ सब ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत मैं दुखी होके इस तरीके की चीज़ें कह रहा हूँ। जी, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। तो अब हम इसे यहीं पे ही एंड करते हैं। हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बात करी है, काफ़ी नॉलेजेबल हमारा ये टॉक रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है हमने। तो थैंक यू सो मच सर फॉर लाइक आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी सारी बातों को अच्छे से रखा, बातें बताई आपने, काफ़ी सारी नॉलेज वाली चीज़ें आपने हमें बताई और इन केसेज़ में हमें आपका मार्गदर्शन ज़रूरी भी था। लोगों को भी ज पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है।